नमस्कार। नवभारत में आप सभी का स्वागत है। बातों बातों में हमारी विशेष श्रृंखला, जहां पर हम आपको रूबरू कराते हैं अलग अलग क्षेत्रों के ऐसे लोगों से, ऐसी शख्सियतों से जो एक बहुत बड़ा नाम है, इनकी कुछ विजन है। हमारे साथ आज है हुमे फार्मा के एमडी ओपी सिंह सर। ओपी सर, मैं आपको लगभग 25 साल से जानती हूँ और एक साइंटिस्ट के तौर पर आपकी बहुत बड़ी पहचान है जब से मैं आपको जानती हूँ। बर्ड फ्लू में आपके साथ में मैं पहली बार रूबरू हुई थी और एक साइंटिस्ट से लेकर एक सफल व्यावसायिक बिजनेसमैन, ये सफर काफी रोमांचक है। तो आपको कैसे सूझा कि मैं एक सिक्योर जॉब छोड़कर एक ऐसे समंदर में जाऊं? ऐसी भले ही साउथ ईस्ट एशिया के लिए है, बट एक समंदर सी है वो, जाऊं जहां पर अनिश्चितताएं हैं, चुनौतियां हैं, हर डे दिन है कुछ नया करने को लिए। जी। Pratibha, first of all, thank you. We are meeting after a very long time. यस। Thank you for connecting back to us. Any science, Pratibha, if it is not translated for the public benefit, is not a good science, to my understanding. कोई भी साइंस अगर आप अच्छी तरह समझते हैं, अगर आप पब्लिक के यूज़ के लिए उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ गुड साइंस, इट्स अ साइंस ऑफ फाइल्स। करेक्ट। सो वट एवर आई हैव लर्न, जो भी साइंस हमने सीखा है आज तक, वो साइंस हमारा हमेशा ये एफर्ट रहा है, जो भी सीखने में हमने टाइम दिया, कि वो साइंस को हम दरवाजे तक पहुंचा सके लोगों के, जिससे उनको बेनिफिट हो सके। तो हमारा ये कंसिस्टेंट एफर्ट रहता है कि उस साइंस को अडॉप्ट करिए, उस साइंस को सीखने की कोशिश करिए जो लोगों को हेल्प कर सके या लोगों की आम जीवन में उसका इस्तेमाल हो सके। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए लगती है। दूसरी चीज़, सिक्योर्ड जॉब छोड़ के और बिजनेस सेक्टर में जाना, ये हमारे दिमाग में कोई नई चीज़ नहीं थी। इंटरप्राइजनेस आदमी के दिमाग में प्रोबेबली होता है अगर उसको एप्लीकेशन मालूम होता है। जी। तो इंटरप्राइज बनाना, इंटरप्राइज क्रिएट करना रिस्क नहीं लगता है। इंटरप्राइज को लोगों के बेनिफिट के लिए सक्सेसफुली डिलीवर करना, वो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। तो प्रोबेबली जो हमने 30 साल या 20-25 साल निकाले थे सीखने में, प्रोफेशनल, टेक्निकल, मैनेजरियल एक्सपर्टीज जो हमने गेन किया था, उसको एग्जीक्यूट करने में हमको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमको डरना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी जहाँ पे अच्छे से अच्छा जॉब मिल सकता था, अच्छे से अच्छी जॉब प्रोफाइल मिल सकती थी, अच्छे से अच्छे कंट्री में जाके हम कुछ कर सकते थे। लेकिन एक जो पैट्रियोटिक थॉट है कि अगर आपने सीखा है और अपनी आम जनता के लिए रोज़ के व्यवहार में उनके लिए बेनिफिट दिया जा सकता है, तो डर लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। एक दूसरा, कोई ऐसी साइंस जो लोगों को वैल्यू ऐड करता है, लोगों के रहन सहन में इम्प्रूव करता है या उनके बिजनेस में वैल्यू एडिशन देता है, उसके लिए डरना नहीं चाहिए, उसको अप्लाई कराना चाहिए। और जितने ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से या इंटेंसिव तरीके से उनके दरवाजे पर ले जाके उनके बिजनेस को स्ट्रेंथन करने में अगर ये रहेगी साइंस, तो मुझे लगता है सफलता ज़रूर मिलती है। मैंने देखा कि 2007 में पहला वेंचर आपने शुरू किया। उससे पहले जब बात आई थी बर्ड फ्लू की, जब भारत को बहुत बड़े पैमाने पर अफेक्ट किया था बर्ड फ्लू ने, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही थी कि वैक्सीन इंडिया में लाया जाए। पोल्ट्री इंडस्ट्री उसको कहीं ना कहीं विरोध कर रही थी क्योंकि उनको लग रहा था बाहर से वैक्सीन आएगा, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है या नहीं, वी विल बी शेडिंग दैट वायरस इन द कंट्री। और उस समय जो भी लोग आवाज उठा रहे थे उसमें आप भी एक थे, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो पूरा ये है, आप जानते थे एक वैज्ञानिक के तौर पर कि भारत के लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो वो दौर
एक आपका था, आपके कंसर्न्स क्या थे? प्रतिभा, कोई भी डिजीज या कोई भी चैलेंजेस इस सेक्टर में जब आते हैं, हमको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक पूरी जानकारी नहीं होती है तब तक डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि इस कंट्री के लिए क्या सही होगा या देश के फार्मर्स के लिए क्या क्या सही सही होगा। होगा? हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी उस टाइम ये थी कि हमारे फार्मर्स को किसी तरीके से जल्दबाजी में कोई भी नुकसानदायक हम्म, ऐसी स्ट्रेटजी ना हम अडॉप्ट कर लें हम्म, कि हमारे फार्मर्स का बिजनेस या फार्मर्स का जो फार्मिंग ऑपरेशन है वो अफेक्ट हो जाए। वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ही कम था। हम्म, अब उसी देश में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसी बर्ड फ्लू के बारे में आ चुका है कि अब आप किसी को हेजिटेट करने ही नहीं चाहिए कि वैक्सीन नहीं बनाना चाहिए। हम्म, वैक्सीन बनाना चाहिए। वो बायोसिक्योरिटी का सबसे सफलतम साधन है। और क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हम प्रूवन कंट्री में बैठे हैं जी, कि जहाँ पे वैक्सीन बनाया जा सकता है। जी, और अब तो यहाँ तक प्रूव हो चुका है कि इंडिया या भारत विश्व का सबसे सफलतम देश है वैक्सीन बनाने वैक्सीन में। के प्रोग्राम में। तो हमारी टेक्नोलॉजी प्रूव हो चुकी है, हमारे देश के लोगों का कॉम्पिटेंस प्रूव हो चुका है, हमारी सोचने और साइंस को अप्लाई करने की शक्ति प्रूव कर चुके हैं। तो डरने में कोई बात नहीं। उस वक्त जो हमारी प्राथमिकता थी वो प्राथमिकता थी कि फार्मिंग कम्युनिटी को हम कैसे बचाएं, कैसे बचाएं? इंडस्ट्री को कम से कम नुकसान देते हुए बाहर कैसे निकालें। और इंफॉर्मेशन कमी होने की वजह से हम ज़रूर रजिस्ट कर रहे थे कि पता नहीं अगर हम वैक्सीन गलत तरीके से फार्मर्स को लगवा देते हैं तो उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो हमारी प्रायोरिटी फार्मर्स को बचाने के लिए था। 2007 में वो कौन सा मोमेंट था कि आपको लगा कि खुद का वेंचर शुरू करें? मैं आपको बता दूं दर्शकों के लिए कि 2007 में सर ने पहला अपना वेंचर शुरू किया था बिजनेस का। उसके बाद में बल्गेरिया की कंपनी के साथ में उन्होंने जॉइंट वेंचर 2010 में शुरू किया, जो कि हुए फार्मा है। अ, कई देशों में, लगभग 90 देशों में एक तरह से लीडिंग जो कंपनी है, इसके साथ में सर का जॉइंट वेंचर है और लगातार कंपनी आगे बढ़ रही है। इनके कंसर्न्स ज़्यादातर होते हैं फूड सिक्योरिटी, और जैसे हम बात कर रहे थे कि जो हमारा किसान है और हमारे जो नागरिक है, उनके लिए क्या हो, क्या सही होगा, ये भी कंसर्न होता है। तो मैं अपने सवाल पर फिर से आती हूँ कि 2007 में वो कौन-सा मोमेंट आया जब आपको लगा कि नहीं, अब मेरा जो ज्ञान है 3 दशकों का, वो मैं बिज़नेस में कन्वर्ट करूँ? प्रतिभा, हर आदमी के जीवन में ऐसा टाइम, ऐसा वक्त आता है जब वो आदमी अपने आप को टटोल सकता है हुँ, कि क्या ये सही रास्ता है हमारे लिए। और जब आपका एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज और आपका परसेप्शन आपको सपोर्ट करने लगे कि नहीं, ये जो आपने गेन किया है इसको आर्टिकुलेट या कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस मॉडल में, तो करने में कोई बुराई नहीं है। जब आप अपने कैरियर के पीक पे होते हैं तो अकेलापन महसूस होता है, जी, और वो अकेलापन भगवान के अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता है। तो हमने भगवान से पूछा कि सर, हम बिजनेस सेक्टर में कुछ काम कर सकते हैं, तो प्रोबेबली हमको अंतरात्मा के थ्रू आवाज़ आई कि नहीं, आप कर सकते हो। हमारे पास ऑप्शन बहुत थे हुँ, जॉब के, विदेशों में भी और भारत में भी। बट हमने, जैसा आपको पहले बताया, कि अगर हमारे किसी भी एक्सपीरियंस, नॉलेज या परसेप्शन या टेक्नोलॉजी जो हम जानते हैं उससे अपने देश में कुछ भी फ़ायदा हो सकता है, उससे बड़ा हमको अच्छा एहसास कभी मिल नहीं सकता था। इसलिए हमने सोचा कि अब बिज़नेस करके लोगों के बिज़नेस में कितना सुधार लाया जा सकता है हमारे स्ट्रेटजी के थ्रू या हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू, कितना और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसकी वजह से हमको बिज़नेस में आना। मैंने देखा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसके साथ में जो वैक्सीन का थॉट है, उस पे अलग लेवल पर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो उनको अभी
नो एंटीबायोटिक काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वो अपनाने की सोच रहे हैं व्हेन इट कम्स टू पोल्ट्री इंडस्ट्री। तो उस सारे नज़रिए को आप किस तरह से देखते हैं? प्रतिभा, फूड सेफ्टी या कंज्यूमर सेफ्टी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि हम फूड चेन के प्लेयर्स हैं। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को अच्छे से अच्छा खाना या अच्छे से अच्छा प्रोटीन डिलीवर करें इंडस्ट्री की तरफ से। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड के किसी भी फार्मूला या टेक्नोलॉजी को कॉपी करें। जी। हमारे देश की प्राथमिकता अलग है। हमारे देश की पहली प्राथमिकता है कि हम प्रोटीन सफिशिएंसी प्रोवाइड करें। तब ये सिचुएशन आएगा कुछ सालों बाद, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल जाएगा और वो डेली उसका इस्तेमाल कर पाएंगे अच्छे प्राइस पे, अच्छी क्वालिटी पे। तब प्रोबेबली टाइम आएगा कि हमको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट हमारे लिए कितना हितकारक है या अच्छा नहीं है। ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड का हमेशा से ड्राइव रहा है कि जब कोई देश प्रोडक्शन एफिशिएंट होता है तो उसको पॉलिटिकली बिजनेस से ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। तो वो लोग ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं वक्त वक्त पे या टाइम पे कि आप इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट ही ना करें, कहीं पब्लिक डोमेन में डाल दें। पब्लिक डोमेन में ऐसा इनिशिएट कर देंगे कि अरे भारत के पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। बट भारत खुद इतना सक्षम नेशन है कि अपने देशवासियों की देखभाल अच्छे प्रोडक्ट के साथ कर सकता है। हमको उनसे नहीं डरना चाहिए कि वो क्या मुद्दा उठा रहे हैं। हमको ये प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम कितने अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर सेफ्टी और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से उनको प्रोवाइड कर सकें। ये हमारी प्राथमिकता है। एंटीबायोटिक यूसेस अगर आप ध्यान से देखें, प्रोबेबली डेटा मास्क डेटा मिलता है हमको देखने के लिए, तो उनका खुद का कंजम्पशन प्रोबेबली फीड के थ्रू एंटीबायोटिक्स का कम हुआ होगा जी, बट ट्रीटमेंट के थ्रू एंटीबायोटिक हर साल 9% बढ़ता जा रहा है। राइट। तो ये मिसनॉमर है हमारे लिए कि एंटीबायोटिक कंट्रोल कर रहे हैं, और हर 6 महीने में वो एक नए एंटीबायोटिक को परमिशन देते हैं यूज करने के लिए। सो दिन ब दिन कोई कंजम्पशन में कमी नहीं आई है, सिर्फ ये इशू क्रिएट कर दिया गया है भारत के लिए या ऐसे देशों के लिए जो प्रोडक्शन में बहुत एफिशिएंट हैं। बट मुझे उस पर ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने देशवासियों को अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और सेफ फूड प्रोवाइड करने की ताकत आनी चाहिए, और हम करते रहेंगे इंडस्ट्री की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है बहुत तेजी से हमारे देश में बढ़ रही है। वी आर प्रोबेबली सेकंड ओनली टू जापान। जापान 29% इन यूएस ऑफ कोर्स, राइट। 28% की रफ्तार से ये बढ़ रही है, जो कि विश्व का जो ग्रोथ का रेट है उससे लगभग डबल है, लगभग दुगने रेट से हम बढ़ रहे हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री में। प्रतिभा, एवरेज ग्रोथ हम पोल्ट्री इंडस्ट्री को 2 भाग में देखना चाहेंगे। एक मीट ब्रॉयलर प्रोडक्शन और एक प्रोडक्शन। एक में हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, और बहुत प्राउड के साथ हमारे फार्मर्स भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 30-40 सालों में कि हम विश्व के द्वितीय श्रेणी पे आते हैं। एक प्रोडक्शन में चिकन को थर्ड मानते हैं हम, विश्व में हम थर्ड स्टेज पे हैं, थर्ड लेवल कंट्रीज हैं। बट हमारा ग्रोथ रेट बाकी देशों से काफ़ी अच्छा है। हमारा एवरेज ग्रोथ रेट चिकन मीट का 8.5% 9% के बीच ईयर टू ईयर रहता है, और एक प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 4.5% 5% के बीच में रहता है। ग्रोथ बहुत अच्छा है। सिर्फ हमारी जो संभावनाएं हमको तलाशनी चाहिए कि हम विदेशों में जाके अपने टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन एफिशिएंसी का लोहा कैसे मनवा सकते हैं उनको, और हमारा प्रोडक्ट बाहर जाना चाहिए। जितना जल्दी जाना शुरू होगा हम और भी एफिशिएंट नेशन कहलाएंगे, क्योंकि जो देश हमसे बड़े हैं चिकन या एग प्रोडक्शन में,
उनका एक्सपोर्ट टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, हम्म, खुद के कंजम्पशन पे बड़े नहीं हैं। हम्म, तो हमारी दोनों संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। एक, हमारा एक्सपोर्ट संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। दूसरा, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और बढ़ता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हमको दोनों तरफ देखने की सख्त ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बड़े किसान हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस सेक्टर के, उन्होंने एक्सपोर्ट को अभी ध्यान नहीं दिया है। बट हम सबसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं, जब भी हमको मिलने का मौका मिलता रहता है, कि जितना जल्द से जल्द हमको विदेशों में जाके अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमारी इंडस्ट्री और तेज़ी से बढ़ सकती है। हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन सपोर्टिव है, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन सपोर्टिव है, हमारी प्रोडक्शन इफ़िशियंसी विश्व में ऑलमोस्ट सबके बराबर है, सबसे अच्छी है। हमारे लेबर फोर्स बहुत ही मेहनती है, हमारे फार्मर्स बहुत डेडिकेटेड हैं। सब चीज़ तो फेवरेबल है, हम क्यों नहीं बढ़ा सकते अपने देश को विदेशों के मार्केट में बढ़ाना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट। तो आप चाहते हैं कि एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसमें कुछ बदलाव हो। एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ के जो हैं, जो यहाँ के बड़े प्लेयर्स हैं, उनके माइंडसेट में बदलाव हो, क्या एग्जैक्टली? प्रतिभा दोनों को हाथ मिलाना पड़ेगा। जो रेगुलेटरी या रूल बनाने वाली अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हैं या एसोसिएशंस हों, ये सबको इकट्ठा बैठ के ऐसा रूल बनाना चाहिए जो कोहेसिवली काम करे। तो मैं तो कहता हूँ दोनों की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोशन अथॉरिटी की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलिस्ट की या प्रोडक्शन फार्मर भाई जो हैं उनकी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये तीनों सेक्टर हाथ मिलाएंगे तो बहुत जल्दी हम विदेशों में अपने इंडस्ट्री का बिजनेस कर पाएंगे। मैंने लगातार देखा है कि पोल्ट्री इंडिया को आप जिस तरह से, मतलब अपनी कंपनी के तौर पर आप एसोसिएशन की तरफ देखते हैं, और वहाँ पर आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो भी काफ़ी बड़ा है। पोल्ट्री इंडिया का अभी पोजीशन कैसा है? बहुत ही मजबूत है प्रतिभा। पोल्ट्री इंडिया, आप एसोसिएशन की बात करें या पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करें, हम तो अब 2-3 दिन से भारतीय कुक्कुट पालन की बात करने लगे हैं। तो बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं हम लोग, और मैं चाहता हूं कि जो कनेक्टेड अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से जुड़ी हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फार्मर्स बॉडी हो, चाहे वो फीड मिलर बॉडी हो, चाहे वो ग्रेन प्रोडक्शन बॉडी हो, चाहे वो प्रोसेसिंग एसोसिएशंस हैं, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इंडस्ट्री को, ये अपने रूरल मास के लिए लाइफ लाइन इंडस्ट्री बन सकती है। क्योंकि वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं डेवलप्ड नेशंस में, तो वैल्यू एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक से ही आ सकता है इस देश में। तो लाइफ स्टॉक से जुड़ी जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं या जितने सेक्टर्स हैं, उनको जितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जाएगा, अपने देश में विकास की गति कम नहीं हो सकती। मैंने देखा है कि ओपी सिंह सर को मैं जब से जानती हूँ, अगर इनकी ओर से छोटा गिफ्ट आपको मिलता है तो उसके भारत की कुछ बात जुड़ी होती है, नेशन फर्स्ट कहीं ना कहीं दिखता है, पैट्रियोटिज्म कहीं ना कहीं दिखता है। तो मैंने देखा कि आपने बताया था कि इट वाज बिटवीन गॉड एंड यू व्हेन यू वांटेड टू स्टार्ट अ वेंचर। इट इज बिटवीन कंट्री एंड यू, बिकॉज यू हैव ऑलवेज केप्ट नेशन फर्स्ट। प्रतिभा, अगर देश है तो हम हैं, और इंडस्ट्री है तो हम हैं जी। हमने जो कुछ भी पाया है अपने देश से पाया है, अपने इंडस्ट्री से पाया है, अपने सेक्टर से पाया है, अपने लोगों से सीखा है जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इमोशन तो डोमिनेट करेगा, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, बगैर हम एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ओपी सिंह को मैं एक व्यक्ति के तौर पर जो जानती हूँ, फिटनेस फ्रीक है, पढ़ते रहते हैं लगातार। तो फिटनेस पर आप कितना ध्यान देते हो?
मतलब मैं तो कहती हूँ कि इनको अगर अपॉइंटमेंट मांगे तो बेस्ट थिंग विल बी वो आपको कभी बता दे कि चलो जिम में मिलते हैं। नहीं, हर हर आदमी को डिसिप्लिन होना चाहिए थोड़ा। सेहत भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितना आपका प्रोफेशनल वर्क भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों के, अपने दोस्तों की या फैमिली मेम्बर्स की या इंडस्ट्री वालों की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हमारे दोस्त स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। तो ये दोनों चीज़ अगर रहेगा और आप डिसिप्लिन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लगता है। और फिटनेस सबको चाहिए, और मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ कि सबको अपने ऊपर कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे ध्यान देना ध्यान देना चाहिए चाहिए। खुद पे। उससे आप स्वस्थ रहते हैं, और जब स्वस्थ रहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही मेरा मानना है, इसलिए हम 1 घंटे या 45 मिनट डेली अपने फिजिकल एक्सरसाइज या वॉकिंग एक्सरसाइज या जिम एक्सरसाइज जैसे मौका मिलता है उस हिसाब से हम टाइम दे पाते हैं। और पढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छी लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि टाइम मतलब वक्त, समय, साइंस, ये सब बदलता रहता है। तो अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कमियां कम रहती हैं। अगर आप अपडेटेड नहीं रहते हैं तो आप अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो वो हमारी प्रायोरिटी है कि हम अच्छे से अच्छा डिसीजन लें, और अपने जो हमारे साथ हमारी टीम काम करती है उनको फ्रंट रो में रखें, नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में, और सिचुएशन से अवेयर रहें वो, तो वो भी हमारा साथ अच्छी तरह दे पाएंगे। इसलिए आदत सी बनती गई। किताब आप पढ़ते इतना है, कौन सी वो किताब है जिसने आपको हमेशा से गाइड कर रखा है, या कौन सी वो गिनी चुनी किताबें है शायद? प्रतिभा, आज तक हमने ये सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं किया है, बट क्योंकि आप बहुत सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, आई थिंक हमको मोटिवेशन मैं ढूंढता हूँ अपने वेदों से। प्रोबेबली महाभारत या रामायण हमने काफ़ी बार पढ़ा है। हर लाइन में मैनेजमेंट नॉलेज और स्किल है, ये अपने दोनों ग्रंथों में। बट हर आदमी का ट्रेस या ढूंढने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमारी सबसे ज़्यादा लर्निंग तो मैं तो कहता हूँ मुझे महाभारत से मिली और रामायण से मिली है, क्योंकि हर हर लाइन में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट अवेलेबल है। मेरे लिए मैनेजमेंट स्किल तो पुराने गानों में मिलती हैं। अच्छा, जी। कौन सा गाना पसंद करते? हमने बहुत सारे गानों को मैनेजमेंट बिहेवियर में ट्रांसलेट करके लोगों को वंडरफुल। बताया है। तो ये तो हर आदमी की अपनी अपनी सीखने की खोज होती है या ताकत होती है। बट एक बुक मुझे बहुत फेवरेट पसंद है। वो बुक अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में ही है, लेकिन मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ। लॉ ऑफ एडवर्सिटी। ओके, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था, जी, वो मैं पढ़ती हूँ जी। लॉ ऑफ एडवर्सिटी। तो जब आदमी को अपनी अंदरूनी ताकत या स्ट्रेंथ जो बोलते हैं उसकी पहचान हो जाती है, तो एडवर्सिटी को मैप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ये बुक यही बताती है कि जब आप कभी भी ऐसे समस्याओं से जूझ रहे हो जिसका सलूशन नज़दीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो एक ही सलूशन है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे लीन करो, वो आपको एडवर्सिटी से बाहर निकालेगा। इसलिए वो बुक मुझे बहुत पसंद है कि वो आपके खुद के स्ट्रेंथ को अप्लाई करने का मौका देता है, और ये भी सिखाता है कि एडवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे घबराना नहीं चाहिए। हमारी किताबें हैं जो हमारा पुराना खजाना है ज्ञान का, वो एक तरह से हमको गाइडिंग फोर्स तो होता ही है। आपने जिक्र गानों का भी किया, जाहिर सी बात है आप फिल्मों से भी जुड़े होंगे। तो फिल्म और गाने, मतलब कौन सा गाना है वो ओपी सिंह सर पसंद करते हैं जिसे सुनते हैं?
आई मीन अगर आप पर्सनल फेवरेट जी। की बात करेंगे तो मैं बहुत बुरा गायक हूँ, इसलिए इक्वली मैं तो बाथरूम में भी सिंगिंग से डरती हूँ। गा नहीं सकता मैं, जी। बट पढ़ जरूर सकता जी। हूँ कि हर तरफ हर जगह हम्म। बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। क्या बात है। कि लोग तो होते हैं आसपास में, हम्म। लेकिन अकेलापन बहुत बड़ी रियलिटी होती है लाइफ की। हम्म। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को बाद में बाद मिलती में मिल जाती है। है, बट उस अकेलेपन को आप अपने फेवर में कैसे बदल सकते हैं या ला सकते हैं, हम्म। वो प्रोबेबली स्किल लोगों को डेवलप करनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई से करें हम्म। या सीख के करें। हम्म। बट अगर उस अकेलेपन को आप अच्छी तरह से कन्वर्ट करना चाहें अपने हम्म। स्ट्रेंथ में हम्म। या पर्सनल ताकत में, तो ये बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। तो इसलिए ये सारे जो स्किल्स या ये जो सारे जो आदतें बनी हैं, हम्म। ये प्रोबेबली उस डर से बनी हैं कि अकेलापन आपको खा ना जाए। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, हम्म। चाहे वो रेस हो, हम्म। चाहे स्पीड हो, चाहे कंपटीशन हो, तो जो आदमी विनर होता है वो हमेशा अकेला ही होता है। सही बात है। सही बात है। दौड़ने वाले साथ में बहुत सारे होते हैं हम्म। शुरुआत में, हम्म। बट डर वो अकेलेपन का होता है। हम्म। तो जितना जल्दी से स्किल डेवलप कर लेंगे अकेलेपन को हम्म। दूर करने के लिए, हैंडल करने के लिए, उसको अपना फेवरेट बनाने के लिए, उतनी आसानी हो जाती है ज़िंदगी में। बहुत ही बेहतरीन बात कही आपने। आप जब अनवाइंड करना चाहते हैं, मतलब ये सारा हौच-पौच है, लगातार की दौड़ चलती रहती है, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेके रखी है, तो आपके ऊपर निर्भर भी काफ़ी लोग हैं जो आशा से देखते हैं। ऐसी स्थिति में कभी-कभी मी टाइम होता है कि मुझे अनवाइंड होना है पूरा, कट ऑफ होना है सारी इससे, तो आप क्या करते हैं? मैं प्रतिभा पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ, हुँ। और मैं हाइबरनेट होता हूँ मेंटली। हुँ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं हाइबरनेट होता हूँ। हर साल हुँ। हुँ। एटलीस्ट 24 घंटे 48 घंटे में हाइबरनेट होता हूँ। हुँ। तो मैं अपनी सारी कमियों की लिस्ट बनाता हूँ साल भर की, हुँ। हुँ। और पेंसिल से लिखता हूँ जो मैं खुद मिटा सकूँ, जी। पेन से नहीं लिखता हूँ। हुँ। हुँ। तो वो हाइबरनेशन टाइम होता है या मी टाइम होता है। हुँ। या कभी मैंने किसी को कुछ अनचाहा बोल दिया, हुँ। तो उस दिन मेरे लिए मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है हुँ। कि मैंने ऐसा बोला क्यों उसको, और बोला तो उसके हक में कितना जाता है और हमारे हक में कितना जाता है। हुँ। तो यही मी टाइम होता है। बट पेपर पेंसिल एंड फाइंडिंग फॉल्ट इन योर हुँ। सेल्फ इज द मी टाइम। तो अगर हमारी कमियों की लिस्ट बड़ी दिखती है तो मेरा मी टाइम अच्छा था। हुँ। हुँ। अगर कमियों की लिस्ट कम लिख पा रहा हूँ तो इसका मतलब अच्छा मी टाइम नहीं है। क्या बात है! तो जितनी बड़ी लिस्ट कमियों की मैं निकाल सकता हूँ अपनी, वो मेरा अच्छा मी टाइम होता है। मतलब इतनी चीज़ें सुधार करना ज़रूरी है, तो वो हमारा मी टाइम होगा। हर साल करते हैं ये? ये हर साल करते हैं। नॉर्मली बजट ईयर बिजनेस के शुरू होने से पहले होता है। हुँ। अनडिक्लेयर्ड होता है, किसी को बताया नहीं जाता कि मैं मी टाइम में जा रहा हूँ हुँ। या कहाँ जा रहा हूँ, बट वो पेपर पेंसिल का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये हमको मालूम होता है। ये कांसेप्ट ही मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब हाइबरनेट होना एक तरह से। हम भी चाहते हैं इस हौच-पौच में, बट लेकिन इस लेवल पे मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से किया जा सकता है। एक हमारा सोचने का तरीका है प्रतिभा, कि हर पर्सनालिटी की एक बैलेंस शीट होती है। हुँ। कोई आदमी मिस्टेक प्रूफ नहीं हो सकता। हुँ। कोई ऐसा आदमी हमको आज तक मिला नहीं जिसमें कमी नहीं होती। कमियां सब में होती हैं। हुँ। सिर्फ उन कमियों को आइडेंटिफाई करना हुँ। और उसको लॉन्ग रन में दूर करने की कोशिश करना सबसे अच्छा एफर्ट माना जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ सबको निकालना। तो जो जो बैलेंस शीट होती पर्सनल, हुँ।
तो बैलेंस शीट का बेसिक कंसेप्ट जो हमने सीखा है कि असेट और लायबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। यस। लेकिन अगर आपकी बैलेंस शीट अगर आप लिखना शुरू करेंगे जनरली, तो आपकी बैलेंस शीट में आपके असेट्स ज़्यादा, मतलब अच्छाइयाँ ज़्यादा लिखते हैं, कमियाँ कम लिखते हैं लोग, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब वो बैलेंस शीट है ही नहीं, क्योंकि असेट और लायबिलिटी तो इक्वल होनी चाहिए। करेक्ट। तो जब कमियां और अच्छाइयों के बराबरी हो जाती है लिस्ट में, तो प्रोबेबली ये महसूस होता है कि हम मैच्योर हो गए हैं, जहाँ भी हैं हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो यही तरीका है कि अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को दूर करना, नए चीज़ों को अपनाने का यही एक तरीका हमने सोचा है कि अगर हम क्लासरूम में जाएंगे तो लोग बुक से सिखाते हैं, लोगों से मिलेंगे तो परसेप्शन बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग होती है, सीखने को वहाँ पे भी मिलता है। लेकिन अपने आप से सीखने का सबसे आसान तरीका है। तो एक ये होता है बैलेंस शीट, आप देखते हैं विश लिस्ट भी होती है कि जी। हर मुकाम पर एक विश लिस्ट होती है, कभी बदल हो जाती है, कभी एक लॉन्ग टर्म होती है, कभी शॉर्ट टर्म होती है। आपकी लॉन्ग टर्म विश लिस्ट क्या है कि मुझे ये करना है मुकाम हासिल, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर नेशन के लिए भी आप जो सोचते हैं? I mean, Pratibha, you have to have two lists, tangible list, intangible list, इंटेंजिबल लिस्ट। विश लिस्ट में। जो इनटेंजिबल लिस्ट है वो मेरी सबसे शुरुआत से यही रही है कि अगर हमारे नॉलेज से, एक्सपीरियंस से या एटीट्यूड से या काम करने के तरीके से किसी आम आदमी के घर में चूल्हा जल सकता है, तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। क्या बात है। और हमारे दिमाग या हमारे नॉलेज से उनके घर में अगर रोजी रोटी पहुंच जाती है, सबसे बड़ी विश लिस्ट है। तो हमारे रिक्रूटमेंट या प्रोजेक्ट्स का कोई लिमिट नहीं है। जितने ज़्यादा लोग हमारे आइडिया या सोचने की ताकत से अच्छी तरह खाना खा पाएंगे, वो हमारी सबसे बड़ी विश लिस्ट है। बट टेंजिबल, यस, मैं ये मानता हूँ कि भारत देश में लाइव स्टॉक इंडस्ट्री आप कह लें या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कह लें, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे देश को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और बाकी जगह तो टेक्नोलॉजी, साइंस, मनी डिप्लॉयमेंट, इतना सारा ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, लोगों को समझता भी है। प्रोबेबली मेरे दिमाग में ये एक इंडस्ट्री है, अगर हम इसको ज़्यादा सशक्त बनाएंगे, अपने देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो टेंजिबली अगर चाहेंगे तो हम एनुअल प्रोडक्शन के लिए भारत देश में जो कुछ भी साइंस, टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारी बेस्ट लिस्ट के टेंजिबल लिस्ट में आता है। बहुत बेहतरीन बातें हो रही है ओपी सिंह सर से। एक तरह से एक पर्सनल ग्रोथ के लिए भी रोड मैप, मैं जब भी आपसे मिली हूँ कुछ ना कुछ एक टेक अवे जो हर मीटिंग का होता है, वो टेक अवे होता है कि ये मैंने सीखा आज नया। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, ये मैं प्रार्थना करूंगी। आपके बेटे भी अब यंग टफ जो है आपका, वो भी बिजनेस में आ रहा है। करण का भी एक अपना बिजनेस शुरू हो गया है। मैं ये भी चाहती हूँ कि उनको भी सफलता मिले और ओपी सिंह सर को उनके हर सपने पूरे हो। ऐसे दिलचस्प व्यक्तियों से, शख्सियतों से हम बातों बातों में इस अपनी श्रृंखला के जरिए आपको मिलाते रहेंगे। आप नवभारत की इस श्रृंखला को ज़रूर देखिएगा। इसमें आपके जो सुझाव होंगे वो भी हम पसंद करेंगे, आपके सुझाव ज़रूर दीजिएगा और हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ये मेरी आपसे विनती रहेगी। प्रतिभा चंद्रन, नवभारत, पुणे।